एमए फाइनल पॉलिटिकल साइंस 7th बी पेपर इंटरनेशनल लॉ के स्टूडेंट्स यूनिट सेकंड में पिछले लेक्चर में हमने जो टॉपिक स्टार्ट किया था वो था प्रत्यर्पण, जिसमें हमने इसका अभिप्राय देखा था कि एक्स्ट्राडिशन या प्रत्यर्पण से अभिप्राय होता है कि जब कोई व्यक्ति एक देश से भीषण अपराध करके और दंड से बचने के लिए दूसरे देश में चला जाए और पहला देश उस देश की सरकार से उस अपराधी को वापस सौंपने के लिए कहे, उसके लिए उस देश के साथ प्रत्यर्पण संधि होना आवश्यक है। और अगर संधि है तो दूसरे देश से उस देश को उसके मामला से संबंधित अपराधी को सौंप दिया जाता है और फिर वह देश उस अपराधी पर मुकदमा चला के उसको दोषी सिद्ध कर सकता है। तो प्रत्यर्पण के बारे में हमने इसके अभिप्राय से संबंधित पिछले लेक्चर में चर्चा की थी। आज का जो हमारा विषय है वो है प्रत्यर्पण संबंधी महत्वपूर्ण मामले एवं सिद्धांत, लीडिंग केसेस एंड प्रिंसिपल्स। एक एक करके हम इन सभी मामलों और सिद्धांतों को देखेंगे कि अब तक विभिन्न कौन कौन से अपराध हुए और उससे संबंधित विभिन्न प्रिंसिपल्स क्या रहे। पहला जो मामला था वो था ब्लैकमर का मामला। ब्लैकमर का मामला हेनरी ब्लैकमर नामक एक व्यक्ति थे। अपनी आय के संबंध में झूठा विवरण अमेरिका में इन्होंने दिया और इसके बाद फ्रांस चले गए। अमेरिकी सरकार ने फ्रांस की सरकार से प्रार्थना की कि आय संबंधी इन्होंने झूठा बयान देकर अपराध किया, इसलिए अमेरिका को वापस इसे सौंप दिया जाना चाहिए। और फ्रांस के न्यायालय ने यह मत व्यक्त किया कि कानून के अनुसार आयकर के संबंध में झूठा बयान देना अपराध नहीं है और उसने प्रत्यर्पण की मांग को अस्वीकार कर दिया और इसमें दोहरी आपराधिकता का सिद्धांत प्रकट होता है। दूसरा गॉडफ्रे का मामला रहा। ये मामला भगोड़ा शब्द की इससे व्याख्या हुई थी। न्यायाधीश के अनुसार किसी व्यक्ति के लिए भगोड़ा शब्द प्रयुक्त करने पर ऐसा प्रतीत होता है कि वह एक देश से दूसरे देश में भाग गया है। ये तथ्यगत आधार पर सही नहीं होता और उस व्यक्ति को शारीरिक रूप से वह उस देश में उपस्थित रहा है या नहीं, किंतु वहाँ उसने अपराध किया है तो वो फरार या भगोड़ा माना जाएगा। तो गॉडफ्रे का जो मामला था वो भी एक महत्वपूर्ण मामला रहा है प्रत्यर्पण के संबंध में। तीसरा एक हम देखेंगे मुबारक अली का मामला। इस मामले में न्यायालय के द्वारा प्रत्यर्पण की मांग को इसलिए स्वीकार किया गया था क्योंकि संबंधित व्यक्ति का अपराध अराजनीतिक माना गया। अराजनीतिक अपराधों का प्रत्यर्पण आवश्यक माना जाता है। इसके बाद हायर डी लॉ टोरे विवाद हम देखेंगे। हायर डी लॉ टोरे पेरू का एक नागरिक और राजनीतिक नेता था। उस पर सैन्य विप्लव भड़काने का आरोप था और लीमा में स्थित कोलंबिया के राजदूतावास के द्वारा आश्रय दिया गया उसे। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय ने ये स्पष्ट किया कि ये हवाना के समय के द्वारा स्पष्टता निर्धारित किया गया था कि सामान्य अपराधी स्थानीय अधिकारियों को समर्पित कर दिए जाने चाहिए। फिर तथापि जो राजनीतिक अपराधी है इसके संबंध में कोई कर्तव्य विद्यमान नहीं था और आश्रय अनियमित प्रकार से दिया गया था। तो पेरू ने उसके लिए वापस मांग करने का अपना अधिकार रखा और शरणार्थी को प्रत्यर्पण करने के लिए कोलंबिया बाध्य नहीं था। इसके साथ ही एक और विवाद धर्म तेजा विवाद हम देख सकते हैं। धर्म तेजा जयंती शिपिंग कॉरपोरेशन के मैनेजिंग डायरेक्टर थे और भारत से भाग के निकले थे। करोड़ों का रुपयों का इन्होंने घपला किया था। आइवरी कोस्ट में थे तो भारत ने वहाँ की सरकार से प्रत्यर्पण की मांग की। आइवरी कोस्ट ने उसका प्रत्यर्पण करने से इनकार किया क्योंकि आइवरी कोस्ट को भारत के साथ प्रत्यर्पण संबंधी कोई संधि नहीं थी। धर्म तेजा जब आइवरी कोस्ट से लंदन पहुंचे
तो भारत को उनकी गतिविधियों का पता लगा और भारत सरकार ने ब्रिटेन की सरकार से उनके प्रत्यर्पण की मांग की और ये प्रार्थना स्वीकार हुई और फिर उनको गिरफ्तार कर लिया जाए। भारत और ब्रिटेन के बीच चूँकि प्रत्यर्पण संधि हुई है, इसलिए ब्रिटिश सरकार ने उसको गिरफ्तार किया और कार्यवाही प्रारंभ की। ब्रिटेन के न्यायालय इस निश्चय पर पहुंचे कि संधि के अनुसार धर्मतेजा का प्रत्यर्पण होना चाहिए और ब्रिटेन सरकार ने इस अपराधी को भारत सरकार को लौटा दिया और अपराध के लिए दंड दिया जाए और मुकदमा भारत की न्यायालय चला सकती है, इस पर यह निश्चित किया गया। इसके बाद हम देखेंगे सुच्चा सिंह का मामला। और 1965 में पंजाब के मुख्यमंत्री प्रताप सिंह कैरो की हत्या करने के बाद सुच्चा सिंह नेपाल भाग गए थे और भारत और नेपाल के बीच क्योंकि मान्य प्रत्यर्पण संधि है, इसलिए इनको गिरफ्तार किया जा सकता था। भारत सरकार की प्रार्थना पर नेपाल सरकार ने उस पर कार्रवाई की और सुच्चा सिंह भारत को दे दिया गया और नेपाल ने सुच्चा सिंह के अपराध को राजनीतिक नहीं माना। इसके बाद हम देखेंगे नौसैनिक अधिकारी प्रत्यर्पणवाद। 1973 में भारतीय नौसेना के कमांडर इलीजा इब्राहिम ज़ीरहद ने भारतीय सरकार का 13 लाख रुपए का दुर्विनियोग किया था। यह अपराध उन्होंने 1960 में एडवोकेट जनरल के रूप में कार्य करते हुए किया था और 1967 में उस समय ये बात स्पष्ट हुई जब वो भूतपूर्व नाविक की शिकायत पर उनसे अपने धन का हिस्सा प्राप्त नहीं कर पा रहे थे। सीबीआई के द्वारा इसकी जांच की गई और 1968 में उनके खिलाफ चार्जशीट तैयार हुई। अपराध करने के बाद वो देश छोड़ के चले गए और 1972 में न्यूयॉर्क पुलिस की सहायता से पकड़े गए। भारत ने प्रत्यर्पण की मांग की। कमांडर ने प्रत्यर्पण की कार्यवाही का विरोध किया। 1975 में न्यूयॉर्क के न्यायालय ने उनके प्रत्यर्पण के आदेश दिए। इसके बाद हम देखेंगे नारंग भाई प्रत्यर्पणवाद। 1976 में मोहनलाल और ओम प्रकाश नारंग के विरुद्ध हरियाणा में कुरुक्षेत्र के पास स्थित अमीन स्तंभ के चोरी करने, धोखाधड़ी, तस्करी आदि के आरोप थे और वो भाग के इंग्लैंड चले गए थे। भारत ने वहाँ की सरकार से उसे गिरफ्तार करने और कानूनी कार्यवाही प्रारंभ करने की प्रार्थना की और बाद में 1976 में उन्हें प्रत्यर्पण की संधि के आधार पर भारत को सौंप दिया गया। मनोहर लाल नारंग के स्तर को अस्वीकार कर दिया गया कि वो लाइब्रेरियन एम्बेसी के लिए पेरिस में फाइनेंशियल एडवाइज़र होने के आधार पर राजनयिक उन्मुक्ति प्राप्त करने के हकदार हैं। इसके बाद हम देखेंगे प्रभाकरण के प्रत्यर्पण का मामला। लिट्टी के प्रधान प्रभाकरण राजीव गांधी हत्याकांड के मुख्य अभियुक्त थे। भारत ने लिट्टे संगठन पर प्रतिबंध लगा दिया। श्रीलंका सरकार से उसके प्रत्यर्पण की मांग की ताकि उस पर कानूनी कार्यवाही की जा सके। इसके बाद एक और मामला प्रमुख रहा, वो था JKLF अध्यक्ष अमानुल्लाह खान के प्रत्यर्पण का मामला। भारत की ओर से इंटरपोल द्वारा जारी वारंट के तहत बेल्जियम पुलिस ने 19 अक्टूबर 1993 को जम्मू कश्मीर लिबरेशन फ्रंट JKLF के अध्यक्ष अमानुल्लाह खान को गिरफ्तार किया। बेल्जियम पुलिस के अनुसार अमानुल्लाह खान को भारत में की गई एक हत्या के मामले में गिरफ्तार किया गया था। केंद्रीय गृह मंत्री चौहान के अनुसार भारत ने कश्मीर विश्वविद्यालय के कुलपति मुशीर उल हक की हत्या के मामले में अमानुल्लाह को गिरफ्तार करने के लिए इंटरपोल की मदद मांगी थी।
भारत और बेल्जियम के बीच कोई संधि नहीं थी प्रत्यर्पण के संबंध में, इसलिए ये मुश्किल हो रहा था भारत के लिए कि उसका प्रत्यर्पण कैसे करें। फिर भी इसके लिए आवेदन किया गया। प्रत्यर्पण बहुत कुछ बेल्जियम की उस अदालत के फैसले पर निर्भर था जिसमें कि पुलिस द्वारा इसे पेश किया गया था। बेल्जियम की अदालत ने भारत सरकार से 21 दिन के भीतर जम्मू कश्मीर लिबरेशन फ्रंट के नेता अमानुल्लाह खान के विरुद्ध आरोप पत्र दाखिल करने के लिए कहा। इसके बाद क्रावत्रोची प्रत्यर्पणवाद हम देखेंगे। क्रावत्रोची का पूरा नाम था ओटापिया क्रावत्रोची और बोफोर्स दलाली मामले में मुख्य आरोपी ये थे जो कि इटली के थे और बाद में ये मलेशिया चले गए। मलेशिया में भारत ने उसे प्रत्यर्पण की मांग की, किंतु मलेशिया के निम्न न्यायालय ने इसे अस्वीकार कर दिया और क्रावत्रोची को मुक्त कर दिया। भारत ने इसके विरुद्ध वहाँ के उच्च न्यायालय में अपील की, किंतु वहाँ के उच्च न्यायालय ने भारतीय वकीलों को मामला लड़ने की अनुमति प्रदान नहीं की। क्रावत्रोची के प्रत्यर्पण का मामला जटिल हो गया और भारत की मलेशिया के साथ कोई प्रत्यर्पण संधि भी नहीं थी, इसलिए ये और भी मुश्किल रहा। इसके बाद हम देखेंगे अबू सलेम का प्रत्यर्पण। अबू सलेम मुंबई धमाकों के एक प्रमुख अपराधी थे जो यहाँ से ये अपराध करके पुर्तगाल देश भाग गए थे और भारत सरकार ने वहाँ की सरकार से उसके प्रत्यर्पण के लिए प्रार्थना की। चूँकि पुर्तगाल के साथ भारत की कोई प्रत्यर्पण संधि नहीं थी तो इसलिए इसके लिए काफ़ी परेशानी आई और बाद में काफ़ी कानूनी लंबी लड़ाई के बाद पुर्तगाल के उच्चतम न्यायालय ने 2005 के अंतिम सप्ताह में निर्णय दिया कि अबू सलेम का प्रत्यर्पण भारत को कर दिया जाए। इसके कारण सलेम को भारत भेज दिया गया और उसके साथ जो मोनिका बेदी थी उसका भी प्रत्यर्पण हुआ और भारत उन्हें लाया गया, जिसके विरुद्ध फर्जी पासपोर्ट पर यात्रा करने का मुकदमा चला और 2007 में ये जो मामला था वो काफ़ी प्रभावशाली रहा। तो ये विभिन्न हम उदाहरण देख सकते हैं प्रत्यर्पण से संबंधित मामलों के, इसके द्वारा प्रत्यर्पण को और भी अधिक स्पष्ट रूप से समझा जा सकता है।